हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है हमारी आजकल। ठीक है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा मैं बिजी था, बट अब रेगुलर बेसिस पे आपसे मिलने की कोशिश करूँगा यूट्यूब के माध्यम से। और कुछ ना कुछ हम प्रैक्टिस सेशंस या कुछ ना कुछ अच्छा ट्राई कर रहे होंगे जो कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है। CGL, CHSL, MTS, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक है, MTS में जैसे कि आपको पता है बेसिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें मेंसुरेशन पूरा रहता है, तो MTS के लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप CHSL 2021 CGL 2021 एग्जाम देने वाले हैं जो कि अप्रैल और मई में है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ज्योमेट्री के चार चार क्वेश्चन दोनों ही में पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन का मतलब 8 मार्क्स। ठीक। और जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के सेशन में वो CGL 2020 टीयर 2 के हैं। अब 2020 टीयर 2 के, 2020 टीयर 1 के मैंने CGL के नहीं कराया आपको, अभी 2020 टीयर 2 के डायरेक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो अच्छा है। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होंगे, यूजफुल होंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करके देखना है। ठीक है, ना हो तो आप वीडियो सोल्यूशन देखना, खुद भी हो जाए तो भी एक बार वीडियो सोल्यूशन में देख लेना मैंने किस तरीके से कराया। हो सकता है मेरा तरीका आपसे बेटर हो तो आप जल्दी कर पाए उस तरीके से उस सवाल को। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं इसमें। ठीक है, कमेंट सेक्शन देख लेना, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर पिन कर दूंगा, उनका टाइम स्टैम्प भी पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन हमेशा हर वीडियो को देखा करो कि इसमें पिन कमेंट में क्या दे रखा है। उससे आपको मदद मिल जाती है कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो वीडियो के बारे में तो वहां पे डायरेक्टली मिल जाएगी। और वीडियो को अगर एग्जाम पास है तो 1.5x की स्पीड पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ये करना कि क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। मेरा सोल्यूशन अगर आप पूरी वीडियो को लगातार देखते चले जाओगे, समझ सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में कर कुछ नहीं पाओगे। ठीक है, ये फैक्ट है। हर क्वेश्चन को खुद सोल्व करें। मैक्सिमम जब आप कर रहे हैं तो 5 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को ना दे। जनरली 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपका होएगा। कुछ क्वेश्चन जो ठीक एवरेज लेवल के हैं वो 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट आपके लेंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया 5-6 बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मे बी वो अच्छे लेवल नहीं है, मैं कराऊंगा तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बार की में सोचना, क्योंकि आप नए हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको सोचने में टाइम लग जाएगा कि उसे करना कैसे है, उसका आपको तरीका दिमाग में नहीं आएगा कि कैसे होना चाहिए वो सवाल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट से ज्यादा मत देना। 5 मिनट तक अगर स्टक हुए इस क्वेश्चन में, सोल्यूशन साथ के साथ देख लेना। इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये जरूरी है CGL CHSL 2021 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और एक रिवीजन के तौर पे आप कर सकते हैं। बाकी आप पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, CHSL 2021 के लिए, MTS 2021 एग्जामिनेशन के लिए, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के लिए, तो आप RB के ऑफिशियल एप्लीकेशन से मैथ्स का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। उसकी क्लास वीडियोज PDF डाउनलोड करके आप बहुत तरीके से आप देख सकते हो, आपके हिसाब से बनाया गया कि एक एस्पिरेंट को किस चीज़ की नीड होती है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें डिजाइन की गई हैं। ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट इफ यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बाकी बहुत सारी PDF उसके साथ एक्स्ट्रा में फ्री है बाकी सब्जेक्ट्स की भी। ठीक है, तो PDF कोर्स वो हम एंड में वीडियो के डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल में आपसे कहूँगा कि सभी लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीग्राम चैनल है अपना, और यहाँ पे इतनी PDFs हैं, जितना हमने यूट्यूब पे मेहनत की होगी उससे कहीं ज़्यादा मेहनत टेलीग्राम चैनल पे PDFs बनाने की, जो आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो वो उसका इस्तेमाल करें और वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जैसे कि जो लेटेस्ट एग्जाम है MTS हुआ था, उसकी टॉप 10 शिफ्ट की मैथ्स की क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए आपको। ठीक है, आंसर एंड में होगा, जैसे मॉक टेस्ट आते हैं अपने, वह उस फॉर्म में PDF सब डिजाइन है बहुत सही तरीके से, उससे आप प्रैक्टिस करते हैं। CGL की टॉप 10 शिफ्ट, CHSL की शिफ्ट मिल जाएंगी, मैथ्स की ओवरऑल सारी की सारी शिफ्ट मिल जाएंगी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो यू कैन गो विद दैट। और इसमें बहुत सारी PDFs नहीं ऐड होती रहेंगी। अब सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की ऑफिशियली फाइनल जब आ जाएगी तो मेरे पास सारी जैसे किया जाएंगी, उसकी कंपाइलेशन भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दो। ठीक है, वो भी ट्राई कर लेना। अभी ICAR की डाली थी, DTRPS भी की डाली थी, TCS करा रही है सारे एग्जाम्स। चलो, सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। कहता है इन ट्राइंगल ABC एंगल A इतना, एंगल B इतना, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C मीट एट P, फाइंड एंगल BPC माइनस PCA। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था तो मैंने पूरा रीड कर लिया, वरना ज्योमेट्री में क्या करा, जितना पढ़ो उतना बनाते चलो साथ के साथ। अब मेरे पास क्या एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, तो बना लिया मैंने ABC। कहता है एंगल A मेरा 66 डिग्री का है, एंगल B अपना 50 डिग्री का है, और जो बाइसेक्टर है B और C के वो जाके मिल रहे हैं P पॉइंट पे। अच्छा, बाइसेक्टर कहां पे मिलते हैं? जो ये P पॉइंट होगा ये क्या होगा, मेरा अंतः केंद्र, इन सेंटर होगा, जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिले उसे इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है एंगल BPC, ये वाला कौन, माइनस एंगल PCA ये वाला कौन, इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है कि क्या होगा। अब कैसे सोल्व करेंगे? देखो, अगर ये मेरे पास 66 डिग्री है तो जहां पे एंगल बाइसेक्टर टकरा है इन सेंटर पे, ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, ये होगा मेरे पास 90 प्लस एंगल A डिवाइडेड बाई 2 जो ऊपर दे रखा है एंगल, तो 90 प्लस 66/2, ये वाला एंगल तो आ गया 90 प्लस 33 123। ठीक,
अब ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना है, देखो ये सी का एंगल बाइसेक्टर ना, एंगल सी तो निकाल सकते हैं, ये 66 है, ये 50 है, पूरे ट्राइंगल के अंदर एबीसी के अंदर तीनों कोनों का योग कितना 180। 180 में से 66 प्लस 50 घटा दूंगा, मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ अभी, बाद में स्पीड धीरे धीरे तेज कर लेंगे। ये मेरे पास आएगा 116, 116 इसमें से घटाया तो मेरे पास 64 आएगा। अगर ये 64 है तो इसका आधा ये वाला कोण कितना होगा, ये 32 होगा और ये भी मेरा 32 होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था। तो हमें क्या बताना है, बीपीसी ये वाला कोण मेरा आया यहाँ पे 123, इसमें से घटाना है पीसीए 32, वैल्यू कितनी आ जाएगी अपना 81, सॉरी 91। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, एक एक स्टेप आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुझे कोई यहाँ पे रेलगाड़ी नहीं चलानी कि मैं क्वेश्चन को फटाफट से करके आगे निकल जाऊँ। टारगेट है कि जो बच्चा थोड़ा सीखना चाहता है वो भी सीखे, उससे सारी चीजें समझ आए। क्वेश्चन में कहता है एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बीसी उसका डायमीटर है सर्कल का, एंगल डीबीसी एंगल बीएडी कुछ की वैल्यू बतानी है अगर डीबीसी दे रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का काफी बार पूछा गया एग्जाम में। मेरे पास एक सर्कल दे रखा है एबीसीडी, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सर्कल के अंदर बनेगा जिसका डायमीटर अपने को बीसी दे रखा है। तो ये मैंने कहा ये बी है और ये सी है। ठीक है, पूरा एबीसीडी बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्या रहा होगा मेरे पास, ये ए रहा होगा, ये बी, ये सी और ये डी बन गया। एंगल डीबीसी 29, तो डीबीसी ये वाला कोण अपना दे रखा है 29। हमसे वैल्यू क्या पूछी है, बी ए डी, बी ए डी ये वाला कोण पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, हम उससे चलेंगे। सबसे पहले तो मुझे क्या दे रखा है, बीसी डायमीटर दे रखा है। सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में, दो सेमी सर्कल में स्प्लिट करता है, और सेमी सर्कल में जितने भी कोण बनते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये 29, तो ये वाला कोण मेरा कितने का होगा, क्या ये सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री का होगा। अब देखो ये 90 डिग्री मिल गया तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ बड़े आसानी से, बी सी डी ट्राइंगल के अंदर। अगर ये वाला एंगल मिल गया तो मैं ये बता सकता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला एंगल निकालूंगा, देखो ये 90 है, पूरा ऐसा मत किया करो 90 प्लस 29 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, वो नहीं। आपने देखा ये 90 है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 होगा तो 90 में से 29 घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, क्या ये 61 आएगी। अगर ये 61 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 61। ये मन मन में करने वाला काम है कि ये 119 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन पे नजर डालते आपका अपने आप ही मार्क कर दोगे कि ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। चले यहाँ की कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए बस। कहता है हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू पी आर के बराबर है। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, साथ के साथ चलेंगे, पी क्यू मेरा पी आर के बराबर है। एच इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ऐसे एक पॉइंट है क्यू आर कुछ इस तरीके से कि एंगल पी एस क्यू जो ये वाला एंगल है ये 96 प्लस क्यू पी एस है। क्यू पी एस ये वाला एंगल, अगर क्यू पी एस को मैं थीटा मान लूं तो ये वाला एंगल 96 प्लस थीटा दे रखा है। आगे कहता है एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 132 डिग्री। क्यू पी आर जो ये पूरा का पूरा मुझे कौन दे रखा है, ये 132 डिग्री दे रखा है। हमसे कहता है एंगल पी एस आर का मान बताओ, ये वाला एंगल बता दो। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है इस तरह का सवाल एसएससी में पहले भी। ठीक है, सोल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मुझे सोल्व करेंगे तो एक चीज तो पहले ये बताओ कि मेरे पास सबसे पहले क्या दे रखा था, पी क्यू बराबर दे रखा था पी आर के। अगर ये चीज बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर ये वाला एंगल मेरे पास अल्फा हो गया तो क्या ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल अल्फा हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल तो ये बन रहा, इसके अंदर थीटा प्लस अल्फा प्लस 96 प्लस थीटा, ये 180 डिग्री आ जाएगा। एक रिलेशन तो ये आ गया अपना, और एक आप यहाँ पे देखेंगे 132 अल्फा अल्फा, इन तीनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं, काम करते हैं पहले। मैंने कहा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ट्राइंगल पी क्यू आर को कंसिडर किया मैंने, 132 प्लस 2 अल्फा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से ये घटाऊंगा तो 48 बचेगा, 48 भाग 2, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 24। अगर अल्फा अपना 24 हो गया तो यहाँ पे आप देखेंगे थीटा प्लस 24 प्लस 96 प्लस थीटा, ये 180 डिग्री के बराबर इस ट्राइंगल के अंदर। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 24 प्लस थीटा प्लस 96 प्लस थीटा 180 डिग्री। यहां से ये 120 बनेगा, इधर जाके घटा 60, 2 थीटा 2 से डिवाइड करा तो थीटा आ गया 30।
ठीक है, 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी मस्ट बी 30। ये कुछ मिट गया हुआ है यहाँ से, ठीक है, गलती से हट गया वो। चलें आगे अगले सवाल के ऊपर। अब ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास 3 साइड है एक ट्राइंगल की। एक है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, एक रूट 2 ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक है ए स्क्वायर प्लस 2 बी का होल स्क्वायर यूनिट। हमें बताना है एरिया क्या होगा ट्राइंगल का। ठीक, अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया बताना है तो तीनों साइड के बारे में पता होना चाहिए। अभी देखो ये वेरिएबल्स में दे रखे हैं ना तीनों साइड, और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी वेरिएबल्स में। क्या मैं ए और बी की कुछ ऐसी वैल्यू मान सकता हूं जिससे मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर दूं, क्योंकि ए और बी दे रखा है, ए और बी की हर वैल्यू के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ए और बी की यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखें, एरिया मेरा हर केस में यही आएगा ना। तो ए और बी की वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ क्या मैं? आप कहेंगे सर 3 साइड दे रखी है, पहली साइड अगर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, दूसरी साइड मेरे पास रूट में 2a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और तीसरी साइड मेरे पास रूट में a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं a और b को 1 के बराबर मान लूं। आप अगर a और b को 1 मानते हैं, आप चारों ऑप्शन देखो, क्या चारों ऑप्शन में डिफरेंट आंसर मिलेगा। 4 इंटू 1 इंटू 1 4, यहाँ पे 3 इंटू 1 इंटू 1 3, 5/2 इंटू 1/1 5/2, और यहाँ पे ये अपना 3/2, चार ऑप्शन अलग है। तो अगर a और b की वैल्यू 1 मान के मैं इसका एरिया निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा, और बहुत आसान है a और b की वैल्यू 1 मान के करना। आप कहेंगे सर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, तो ये तो साइड बन जाएगी रूट 2। ये मेरे पास 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 4 और 1 5, ये बन जाएगी रूट 5, और मेरे पास ये वाली साइड कितनी बनेगी 1 प्लस 4 5 रूट 5। तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अगर मैं इसे घुमा के इस ट्राइंगल को यहाँ पे बनाऊं तो मेरे पास ये ट्राइंगल देखो कैसा बना। आप कहेंगे सर ये सी को मैं ऊपर ले रहा हूँ, यहाँ पे CAB, तो मेरे पास यहाँ पे ये रूट 5 है, ये वाली भुजा रूट 5 है, और ये वाली भुजा मेरे पास रूट 2 है। इसका एरिया बताना है कि क्या आएगा। कर लेते हैं सोल्व। क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो सामने वाली साइड को वो बाइसेक्ट भी करता है। और एरिया क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का? एरिया होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का मेरे पास, अगर ये मैं मान लूँ 2b है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी b है और ये h है, तो b इंटू एच मेरा एरिया होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। वरना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ इंटू 2b करूंगा तो खाली b बचेगा और h बचेगा, इंटू हाइट करके तो b इंटू एच। ठीक है, ये होता है। तो मेरा जो एरिया निकालना है, मेरा टारगेट वो है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड का मल्टीप्लीकेशन मेरा एरिया होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ठीक, अब ये रूट 2 है तो ये तो इसका आधा होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालूं तो साइड को बाइसेक्ट भी करता है, तो ये वाली भुजा मेरे पास रूट 2/2, ये 1/√2 आ गई, और ये 90 डिग्री है, ये 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं हाइट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाइट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास अंडर रूट में रूट 5 का स्क्वायर 5, 1/2 का होल रूट 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2। आप देखेंगे हाइट की वैल्यू यहाँ पे 10 माइनस 1 9, 3 बाहर आएगा, 3/√2 आ गई मेरे पास। अगर हाइट भी निकल गई तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा, ये 1/√2 है, और इनटू में हाइट कितनी आई अपनी 3/√2, तो एरिया हो जाएगा 3/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, समझाने में टाइम लगा है, करने में बहुत छोटा सा सवाल था ये। ए और बी की वैल्यू अपनी मर्जी से मान लेने का, क्वेश्चन को सोल्व कर डालने का। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलते हैं आगे। अब मेरे पास सवाल क्या दे रखा है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ए इज 1260 डिग्रीज एंड ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन बी इज 128 4/7 डिग्रीज। द सम ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन ए एंड बी। ठीक है, मेरे पास दो पॉलीगन है, एक पॉलीगन ए और एक पॉलीगन बी। पॉलीगन ए में कहता है जितने भी इंटीरियर एंगल है उन सबका सम 1280 डिग्री दे रखा है। तो कितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर, हमारे पास नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स नंबर ऑफ साइड्स के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स को n मान लो तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। और ये किसके बराबर दे रखा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये 1260 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे मैं साइड निकाल सकता हूँ, यहाँ से काटूंगा ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 और 2 9। इस ट्राइंगल के अंदर नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने हो गए मेरे, 9 हो गए, तो साइड्स भी कितनी हो गई, 9 हो गई। अगर मैं दूसरे पॉलीगन बी की बात करता हूं तो कहता है इसके अंदर ईच इंटीरियर एंगल इज 128/7, 128 4/7। ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो सभी इंटीरियर एंगल का सम हो गया। और प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालना है तो नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरा ईच इंटीरियर एंगल होता है 128 4/7 के बराबर आ गया।
यहाँ से मुझे अगर n की वैल्यू निकालने कितने एंगल्स, आप देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, क्या ये 7 दिख रहा है मेरे भाई? अगर यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है तो चांसेस है ये n की वैल्यू 7 ही होगी, क्योंकि जब सोल्व करेंगे डिनोमिनेटर में 7 बचेगा, तो चांसेस है ये n क्या होगा अपना 7 ही होगा। अब ये मैंने डायरेक्टली कैसे कह दिया, ऐसे हर केस में आप डायरेक्टली 7 नहीं लिख सकते। मुझे याद है कि अगर मेरे पास हेक्सागन होता है, पॉलीगन अगर आपने पढ़ा है डिटेल में, हेक्सागन में साइड होती है 6 और प्रत्येक भुजा मेरी कितने की होती है 120 डिग्री की होती है, और जैसे जैसे मैं साइड बढ़ाता रहता हूँ मेरा इंटीरियर एंगल बढ़ता रहता है। फिर मुझे ऑक्टागन का भी पता है, ऑक्टागन में क्या होता है अपना, ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं और 8 साइड्स के केस में हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल होता है 135 डिग्री का। तो ये 6 साइड से जो एंगल है वो ज्यादा है, जो 6 साइड में एंगल होता है इंटीरियर, और 8 साइड्स में जो एंगल होता है 135 ये उससे कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेप्टागन ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ साइड्स 7 ही होंगी। 128 कुछ देखते ही मुझे समझ गया था मैं कि ये 7 साइड्स होने वाली हैं। और ये चीज की कंफर्मिटी किसने दी, क्योंकि मुझे पता है जब इंटीरियर एंगल फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो कुछ ऐसे जाता है, और डिनोमिनेटर में अगर मुझे यहाँ पे 7 दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स जब मैं निकालूंगा तो वो 7 कुछ आएगी, या तो 7 आ सकती है, हो सकता था ये 14 आ जाती मेरे पास या कुछ और, लेकिन यहाँ पे ये इस रेंज में पड़ रहा है तो इसने कंफर्मिटी दे दी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी अपनी 7 होंगी, तो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी 7 होंगे। हमें क्या बताना है, पॉलीगन ए और बी में मिला के टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। तो पॉलीगन ए में 9 साइड्स हैं, पॉलीगन बी में 7 साइड्स हैं, 9 + 7 अपना आंसर हो गया 16। तो ये देखो, अब ये मैंने कराया, समझाया, टाइम लगा, आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में टाइम नहीं लगता इस सवाल में। आप ये 128 4/7 देखते ही, मुझे वैसे वैल्यू याद भी होती है, ये 128 समथिंग कुछ जाता है, तो यहाँ पे 7 साइड्स होती हैं इसमें। 1260 है, आपको पता है n - 2 × 180 1260 है, 180 से डायरेक्टली 1 में काट लिया 1260, तो मेरे पास 7 आएगा, 7 + 2 9 आएगा। तो ये ओरली करने वाला सवाल था ये वाला, 9 + 7 16। ठीक है, ये स्पीड से करना है आपको एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको समझ आ जाता है, उसके बाद ये क्वेश्चन ओरली करने वाला है, अगर आपने डिटेल में चीजें कर रखी है। चलते हैं अगले सवाल पे। अब जैसे ये वाला सवाल अपने पास क्वेश्चन में कहता है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल मुझे पी क्यू आर दे रखा है, तो मैंने रैंडमली ऐसे बना लिया। एस एक पॉइंट है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, और मेरा टी एक पॉइंट है पी आर के ऊपर, तो ये दे दिया हमें। आगे कहता है पी एस इंटू में पी आर, पी एस इंटू में पी आर बराबर है पी क्यू इंटू में पी टी है। देखो पी एस ये है, पी आर ये है, पी क्यू ये है, और अपना पी टी ये है। अब इन्हें देख के कुछ रिलेशन दिख रहा है, ये चारों साइड्स कब आती हैं, जब सिमिलैरिटी लग रही होती है। अगर मैं एसटी को ज्वाइन कर लूं, ये चीज मेरे दिमाग में आने लग जाएगी। अभी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या एग्जामिनर करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं सीधा सीधा अगर यहाँ पे क्या करूं, पी एस के नीचे पी क्यू को ले जाऊं, तो मैंने देखा पी एस बाई पी क्यू ये बराबर हो जाएगा पी टी बाई पी आर के। चलो इतना हमने देख लिया, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये वाली साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड बराबर है इस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड के। ठीक है, ये चीज दिख गई। आगे एंगल क्यू अपने को दे रखा है, ये 96 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पी एच टी पी आर क्यू + 34 है। ये जो एंगल है, ये पी आर क्यू, इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं तो इसमें 34 ज्यादा है। अपने को वैल्यू बतानी है क्यू पी आर की, क्यू पी आर, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लगाया कि पी एस बाई पी क्यू पी आर पी टी बाई टी आर क्या है, तो कौन से जनरली दो ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ पी एच टी, और मैं एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ पी क्यू आर। ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल छोटे वाला और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल। आप देखेंगे इसमें दो साइड का रेशियो आ गया मेरे पास। अगर दो साइड का रेशियो मिल गया और आप देखेंगे एंगल पी दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। दो साइड का रेशियो और उनके बीच वाला एंगल हमें दे दिया। तो अगर दोनों सिमिलर हो गए तो इनके क्या हो जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अगर कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए तो आप कहेंगे एंगल एस मेरा किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर। तो ये 96 डिग्री थीटा + 34 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 96 - 34 अपने पास 62 आ जाएगी। अगर थीटा 62 आ गया तो ये वाला एंगल 62 हो गया। अब मुझे एंगल पी का मान बताना है, तो ये पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर में देख लो, ये हो जाएगा मेरे पास 180 - 96 + 62। आप चाहें तो यूनिट डिजिट से देख सकते हैं, 6 और 2 8 है, 0 में से घटाऊंगा तो 2 बचेगा, लास्ट में जो भी आंसर होगा यूनिट डिजिट 2 आएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
समझ आ गया सबको सवाल? चलते हैं आगे। अगला सवाल मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल्स टू 78 डिग्री, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बीसी एट डी, ए परपेंडिकुलर टू बीसी एट ई, एंगल डी ए ई कुछ और यहाँ पे मेजर ए सी। चलो मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, कहता है एंगल बी अपना क्या है 78 डिग्री, एडी क्या है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, बीसी को डी पॉइंट पे मिलता है, तो मेरे पास ये डी पॉइंट हो गया, एडी एंगल बाइसेक्टर हो गया। आगे कहता है ए परपेंडिकुलर टू बीसी, ए अगर मैं बनाऊं यहां से तो ये परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर एट पॉइंट ई, डी ए ये वाला कोण अपने आप को दे रखा है हमें 34 डिग्री 24 डिग्री सॉरी, हमें एंगल ए सी बी ये वाला कोण हमें फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। अच्छा कैसे सोल्व करेंगे, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होती है, अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है, यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर की लाइन बनाई और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो जो ये वाला एंगल होता है ना थीटा, ये किसके बराबर होता है, अगर ए बी सी मान लो ये होता है मेरे पास थीटा बराबर होता है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एक लाइन, ये वाली लाइन अपनी एंगल बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा बराबर होता है हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी। इन दोनों में जो बड़ा होता है बड़े में से छोटे को घटाते हैं जनरली, ये मान के चलो, मॉड्यूलस लगा देता हूँ। और अगर मेरे पास क्या हो, एक ट्राइंगल दे रखो ए बी सी रैंडमली, और यहाँ पे ये जो मेरे पास एंगल बाइसेक्टर ना हो, यहाँ पे ये सरकम सेंटर हो, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे इन सेंटर होता है, यहाँ पे अगर क्या हो सरकम सेंटर हो, परिकेंद्र हो, ये लाइन ऐसे जा रही हो और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाल रखा हो, ये मान लो मेरे पास एंगल है फाइव, तो उस पर्टिकुलर केस में फाइव की वैल्यू किसके बराबर होती है, दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, ये होता है एंगल बी माइनस एंगल सी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, और अगर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो आप कहेंगे सर मेरे पास ये 24 किसके बराबर हो गया, ये हाफ मॉड्यूलस में एंगल बी मतलब 78 माइनस एंगल सी, आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 48, अब ये 48 आ गया तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे 78 में से कुछ घटाऊंगा तब जाके 48 आएगा अपने पास, तो यहाँ पे मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। जिसे प्रॉपर्टी पता था उसके लिए बाएं हाथ का सवाल था, जिसे प्रॉपर्टी नहीं पता था उसे मैंने बता दी, बाकी इसका प्रूफ मैं भी करा नहीं रहा, ठीक है। कराने को बेसिक से भी बड़े आसानी से निकाला जा सकता, कोई बड़ी चीज नहीं है इसका आंसर निकालना, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, पहले भी कई बार यूट्यूब वीडियोज में भी कराया है। क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक ट्राइंगल एल एम एन दे रखा है, एल एम की लेंथ दे रखी है, एल एन की लेंथ दे रखी है, एंगल एल एम एन दे रखा है, लेंथ ऑफ एम एन बतानी है। अब बहुत सरल सवाल कोसाइन रूल पे है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ऐसा दे रखा है एल एम एन, एल एम की लेंथ कितनी है 5√2 है, एल एन अपना 13 है, और एल एम एन ये वाला एंगल 135 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे मान लूं, ये वाली साइड जो मुझे एम एन निकालनी है एक्स, कोसाइन रूल में प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं एक बार रूल दिखाता हूँ आपको। ए बी सी अगर मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा हो, से ये वाला एंगल मुझे दे रखा है, ये ए के सामने वाली साइड है ए, ये वाली साइड है अपनी बी, और ये वाली साइड है सी, तो अगर ये वाला एंगल ए को मैं थीटा मान लूं, तो कोसाइन रूल कहता है ये एंगल के सामने जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बराबर होता है जो बगल वाली दो साइड्स हैं इस थीटा के, डेट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होता है कोस थीटा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 2bc आएगा यहाँ पे, जो साइड वाली है यहाँ पे ये वो मल्टीप्लाई होता है 2bc कोस थीटा। तो ये प्रॉपर्टी काम आती है जब आपको दो साइड दे दे, एक एंगल दे दे तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं आप, या फिर आपको क्या दे रहा है कि तीनों साइड दे दें एक एंगल निकालना तो भी आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये यूज कर लूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, आप कहेंगे सर यहाँ पे सामने वाली साइड है 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मैं एक एक स्टेप जानबूझ के लिख रहा हूँ जिससे कि सबको समझ आ जाए, एग्जाम में इतना सब मत करना। ये दिस स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वाली साइड का स्क्वायर, ये बगल वाली दोनों साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 5√2 इंटू में x, और ये cos 135, cos 135 की वैल्यू सबको पता होगी, ये -1/√2 होती है, तो मेरे पास ये 169 आया, ये 25 दूनी 50 एक्स स्क्वायर, ये 10√2, और ये cos 135 होता है -1/√2, तो √2 से √2 कटेगा, माइनस से माइनस प्लस में बनेगा तो प्लस 10x बचेगा ये,
और यहाँ पे सोल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और ये 50 इधर जाके घटेगा माइनस का 119, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सोल्व करनी आती है, वरना 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में से वैल्यू एक करके रखी और अपना चेक कर लिया। अब देखो 2 ऑप्शन तो मैं देखते ही काट सकता हूँ ऑप्शन में से, अगर मैं सोल्व नहीं करना था वैसे डायरेक्ट ट्री के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करा रखी है, वो यूज कर सकते हो। देखो मैं 8√2 और 7√2 को काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ, जैसे मैं एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। लेकिन 10 में अगर खाली x को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ये √2 वाला √2 बच जाएगा मेरे पास। तो खाली √2 वाली टर्म ये होगी, ना इसमें √2 ना इसमें √2, तो क्या कभी ये 0 होगा, नहीं होगा। तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। बचे 2 ऑप्शन 8 और 7। अब इन दोनों को या तो पुट करके देख लो या फिर यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं पूरा ही पुट कर देता हूँ। 8 को रखूंगा 64 प्लस 10 इंटू में 8 80 माइनस 119, ये तो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो मैं फिर यहाँ पे ये भी कट गया, बचा 7, यही आंसर होगा। 7 को पुट करके रखो 49 प्लस 70 माइनस 119, ये 0 आ रहा है। हो गया ना, तो कुछ नहीं करना पड़ा, ऑप्शन की मदद ले ली यहाँ। वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो ट्रिक होती है सोल्व करने की कम टाइम में, वो यूज कर लेते हैं। बाकी बेसिक से तो सबको आता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये वाला सवाल अच्छा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट गुड सवाल, नया सवाल पूछा, थोड़ा है आसान, ठीक है। अगर आप कैच कर पाए तो चैलेंज है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि आप ये क्या खुद से कर पाए थे या नहीं कर पाए थे, ठीक है। बस यही है, ठीक है। खुद से पूछना कि हुआ या नहीं हुआ। मुझे क्या दे रखा है, ओ एक पॉइंट दे रखा है एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर, ठीक है। आगे क्या था, कुछ इस तरीके से कि ओ ए मेरे पास 12 है, ये वाली दूरी अपने को 12 दे रखी है, ओ सी अपने को 9 दे रखी है, और ये ए एंगल ए ओ बी, ये वाला है, अगर ये बी से मिला दूं तो ये वाला कौन एंगल बी ओ सी, ये वाला कौन और एंगल सी ओ ए, ये तीनों सारे बराबर दे रखे हैं, ठीक है। आगे हमसे कहता है एंगल ए बी सी कितना है, 60 डिग्री है, ये वाला कौन भी हमें 60 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है ओबी की लेंथ क्या होगी, वी नीड टू फाइंड आउट दिस लेंथ। अच्छा कैसे सोल्व करेंगे, अब ये बताओ मुझे जल्दी से। अगर ये तीनों एंगल बराबर हैं तो सेंटर पे एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। अगर इसे मैं x मान लेता तो आप कहते सर 3x कितना हो गया, 360 डिग्री, और x की वैल्यू 120 डिग्री, तो तीनों एंगल मेरे ये 120 के आ गए, 120 120 और ये 120, ठीक है। ये वाली लेंथ अपनी 12 है, ये वाली लेंथ अपनी 9 दे रखी है, ये वाला एंगल भी 60 दे रखा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास, अगर मैं ये वाला एंगल पूरा 60 दे ही रखा है तो मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 60 माइनस थीटा, है ना। ये अपना 120 डिग्री है। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अपने इस ट्राइंगल की, ठीक है। ये 120 है, 60 माइनस थीटा, तो 120 प्लस 60 तो 180 हो जाता है, तो माइनस थीटा यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस थीटा बचेगा, ठीक है। तीनों का सम 180 बनाने के लिए। ऐसे ये 120 है, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 60 माइनस थीटा होगा, किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल के अंदर। अब दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों ट्राइंगल मुझे क्या दिख रहे हैं, क्या ये सिमिलर दिख रहे हैं, थीटा 120 60 माइनस थीटा, थीटा 120 60 माइनस थीटा। तो मेरे पास तो यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर निकल के आ गए, ए ओ बी ट्राइंगल सिमिलर हो गया किसके, ये बराबर हो सिमिलर होगा सी ओ बी ट्राइंगल के। इस चीज का ध्यान रखना, जब भी सिमिलरिटी दिखे, जब मैं ए ओ बी लिख रहा हूं तो एंगल ए मेरा सी के बराबर है, एंगल ओ मेरा ओ के बराबर है, और एंगल बी मेरा एंगल बी के बराबर। ये 60 माइनस थीटा है, मैंने ए ओ बी नहीं लिखा, यहाँ पे बी ओ सी लिखो, इसे सही करो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलो अगर यहाँ पे ए ओ बी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी ओ सी, ये सिमिलर है, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, ये वाला अगर एंगल ए है तो इसके कोरोस्पोंडिंग हमने कौन सा एंगल लिखा, बी, ये वाला, ये थीटा के बराबर। ये सही तरीके से लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे तो आप कैसे भी लिख लो प्रैक्टिस के टाइम पे, बट एग्जाम में कई बार इस पे बेसिक पे सवाल आ जाता है। ये ओ है तो ये ओ, और ये सी है, यहाँ पे ये बी है तो ये बी एंगल, और इस वाले ट्राइंगल का ये सी एंगल, ये आपस में बराबर है। अगर मेरे पास यहाँ पे ये सिमिलैरिटी निकल के आ गई तो अब आगे क्या करना है, साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। साइड का रेशियो निकालने के लिए आपको कौन सी साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, तो इस वाली साइड को मैं y मान लेता हूँ। आप कहेंगे सर पहले वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने y आ रहा है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने कौन सी साइड है, 9, तो y/9 ये किसके बराबर होगा। छोटे वाले ट्राइंगल में अपने पास 60 माइनस थीटा के सामने क्या दे रखा है, 12,
बड़े वाले ट्राइंगल में अपने पास 60 माइनस थीटा के सामने क्या दे रखा है वाई, तो ये 12/y। क्या इसे सोल्व करके y की वैल्यू निकाल लूं, वाई स्क्वायर किसके बराबर, 9 इंटू में 12 के बराबर। अब y की वैल्यू किसके बराबर, देखो 9 से तो मेरा 3 बाहर आ जाएगा, 12 क्या होता है मेरे पास 2√3 होता है, तो ये क्या आ गया 6√3। ये मेरा इस सवाल का उत्तर है, क्वेश्चन हो गया खत्म। दो ट्राइंगल सिमिलर बन रहे थे, सिमिलरिटी लगाई तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, AB and CD are two chords in a circle with center O and AD is the diameter। एक सर्कल है जिसका सेंटर अपने पास O दे रखा है और AD उसका डायमीटर दे रखा है। ये मैंने सर्कल बनाया, ये A पॉइंट होगा, ये अपना D पॉइंट होगा, इसका सेंटर हमने O मान लिया। दो कोड है इसके अंदर AB और CD। आगे कहता है AB and CD प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। अगर मैं AB और CD को आगे प्रोड्यूस करता हूँ तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट P पे मिलती हैं। तो मान लो मैंने B पॉइंट को यहाँ पे रख दिया, मैंने AB को आगे बढ़ाया कुछ इस तरीके से। अब C पॉइंट को कहाँ रखूंगा मैं कि CD को प्रोड्यूस करने पे आगे बढ़े। CD को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि अगर ये C पॉइंट ये है, D पॉइंट ये है, तो C से आगे की तरफ D जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा तो पॉइंट पे मिलेंगे वो। तो अगर मेरा D पॉइंट यहाँ पे, तो C पॉइंट मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों प्रोड्यूस करके यहाँ पे कहीं मिल पाएंगे बाहर। क्या सी पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा, तो ये लोकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कुछ लोग यहाँ पे सी ले लेंगे, अगर सी यहाँ पे ले लूंगा तो मैं डी आगे प्रोड्यूस करूंगा तो ऐसे जाएगा, इन दोनों का कभी मिलन ही नहीं होगा AB और CD का। तो सी मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल P पॉइंट पे मिले। एंगल ABD अपने को 25 डिग्री दे रखा है, ये वाली वैल्यू 25 है। एंगल DAP 39 दे रखा है, ये कोण 35 है। हमसे वैल्यू पूछी है CBD, ये वाला मान हमें निकालना है। CB, दिस इज द एंगल दैट वी नीड टू कैलकुलेट। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, चलें आगे। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे हम सोल्व। आप देखेंगे ये AD मुझे डायमीटर दे रखा था, तो सबसे पहली चीज तो मुझे डायमीटर का लाभ ये होता है कि अगर डायमीटर दे रखा है तो सेमी सर्कल में स्प्लिट होगा, और सेमी सर्कल में सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। तो अगर ये वाले कोण की बात करूं मैं, क्या ये वाला कोण मेरे पास 90 का होगा, बिल्कुल 90 का होगा। अगर ये 90 का हो गया, ये मेरा थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मेरा टारगेट क्या है, थीटा को निकालना। ठीक है, अगर ये मुझे 90 माइनस थीटा दिख रहा है, आप देखेंगे AC आर्क है, AC आर्क से एक एंगल तो ये बन रहा है जो कि 90 माइनस थीटा है। तो सिमिलरली मेरे पास AC आर्क से एक और एंगल भी बन रहा है, ये वाला एंगल। क्या ये वाला एंगल भी अपना 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमें ये चीज अभी दिख गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताएंगे पूरा का पूरा, मैं बड़े वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लूं, इस ट्राइंगल को, तो मेरे पास एक 35 डिग्री दे रखा है। ये 35 था या कुछ और था, मुझे डाउट है। ये 39 है, ये 39 डिग्री है, ये अपना 25 डिग्री है। 39 प्लस 25 ये हो जाएगा अपना 64। अगर ये 64 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 64, ये हो जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, अगर 116 डिग्री ये वाला एंगल आ गया तो दिस प्लस दिस तो 180 डिग्री होगा क्योंकि एक लाइन है। तो 116 प्लस 90 माइनस थीटा, ये बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे थीटा का मान क्या आएगा, 116 प्लस 90 करूंगा तो मेरे पास 206 आएगा। 206 में से अगर 180 घटाया तो 26। क्या मेरे पास थीटा का मान आ गया, 26 डिग्री इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। चलें आगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जो जो चीजें दे रखी हैं उससे इस्तेमाल करते हुए अपना एंगल निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में कहता है ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइड AB और DC को अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं तो ये E पॉइंट पे मिलती हैं, और अगर AD और BC को प्रोड्यूस करता हूं तो ये F पॉइंट पे जाके मिलती हैं। एंगल ADC 76 दे रखा है, AED 55 दे रखा है, और AFB का मान बताना है। अब देखो जब इस तरह का क्वेश्चन दे जिसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे जिसकी दो साइड्स को प्रोड्यूस करके वो एक एक्सटर्नल पॉइंट पे मिलती हैं, फिर बाकी की दोनों साइड को अगर हम प्रोड्यूस करें तो वो एक एक्सटर्नल पॉइंट पे मिलती हैं, उस पर्टिकुलर केस में फिगर कैसे बनाते हैं मैं आपको फिगर बनाना सिखाता हूँ। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए हमने ट्रिक बना रखी है। पहले आप क्या करो, ए बना लो, एक ऐसा ए बन गया। उसके बाद आप एक ऐसे डाल दो, एक ऐसे डाल दो। ठीक है, अब जो मेरे पास ये सितारा बना ना, ये ए बना ऐसे करके, इसे यहाँ से ये और ये मिला लो, ये आपकी इस क्वेश्चन की फिगर बनेगी जब भी इस तरह का सवाल दिखे। ठीक है, जहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो साइड को प्रोड्यूस करके वो एक पॉइंट पे मिले, बाकी की दो साइड को प्रोड्यूस करके एक पॉइंट पे मिले,
तो इससे फिगर बनानी आसान होती है। आप रैंडमली भी बना सकते थे, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, मान लो मैंने ये एक सर्कल बनाया और इसमें ए बी सी डी कोई नंबर दे दिया। अब आपको कहेगा सर ए बी को प्रोड्यूस करना है और डीसी को प्रोड्यूस करना है, तो डीसी को ये प्रोड्यूस करा मैंने, ए बी एंड डी सी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस्ड। अगर ए बी को इधर प्रोड्यूस करूंगा, डी सी को इधर प्रोड्यूस करूंगा, तो इन दोनों का मिलन नहीं होगा अपना, ठीक है, तो दिक्कत आएगी यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए डी और बी सी को प्रोड्यूस करूंगा, मैंने गलत लिख दिया ना नंबरिंग, मान लो ये ए बी सी डी है, आप पहले मैं ए बी और डी सी को प्रोड्यूस करा, आप देखो मैंने गलती फिगर बनाई थी, तो ए और बी, ए बी और डी सी को प्रोड्यूस करूंगा तो ये बाहर जा रहे हैं, कहीं मिलते हुए दिख नहीं रहे। फिर आगे कहता है ए डी और बी सी को प्रोड्यूस करो, ए डी को प्रोड्यूस करा, बी सी को प्रोड्यूस करा, तो ये कहीं जाके मे बी मेरे मिल जाए दूर जाके। तो फिगर बनाने में दिक्कत आती है, ऐसी फिगर परेशान करती है हमें। अगर हम डायरेक्टली ऐसे बिल्कुल पहले क्वाड्रिलेटरल बना ले, उसमें 4 डाल दें एंगल्स, और उसके बाद एक्सटेंड करके फिगर बनाने की कोशिश करें, तो जो छोटा तरीका मैंने बताया, आप डायरेक्टली कुछ नहीं करना। क्या करना है फिगर बनाने के लिए, एक बार ऐसे ए बनाया पूरा, थोड़ा चौड़ा सा ए बना लो, उसके बाद एक लाइन यहाँ से डाल दी, एक लाइन यहाँ से डाल दी, और ये जो 4 पॉइंट्स बन रहे हैं ना, इन्हें ज्वाइन करके एक सर्कल बना लिया। ये आपकी इस तरह के क्वेश्चन की फिगर होती है, ठीक। अब मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ। पहले हमने क्या करा, किस किस को बढ़ाया, ए बी सी डी लेना ना, मैंने रैंडमली रखा है ए बी सी और डी, मैं देख लूंगा अगर कुछ चेंज करना होगा तो। मैंने ए बी को प्रोड्यूस करा और मैंने डी सी को प्रोड्यूस करा, तो ये जाके किस पे मिले, पॉइंट ई पे मिले। और फिर मैंने BC को प्रोड्यूस करा और मैंने AD को प्रोड्यूस करा, BC को और AD को प्रोड्यूस करा, तो ये जाके मेरे मिले F पॉइंट पे। क्या फिगर बिल्कुल सही बन गई, कोई दिक्कत नहीं आई फिगर के अंदर। कहता है एंगल ADC 76 है, ADC ये वाला एंगल 76 डिग्री दे रखा है, एंगल AED 55, ये वाला एंगल हमने को 55 डिग्री दे रखा है। हमें बताना है AFB एंगल कितने का होगा, AFB ये वाला एंगल अपने को कैलकुलेट करना है। अब देखो बड़ा सरल सा तरीका होता है इसका। सबसे पहले तो अगर ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, तो हमें ये तो पता है कि क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये थीटा होता है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होता है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। अगर इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, मेरे पास 180 डिग्री होता है, ये 180 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आता है, थीटा आता है। क्या ये चीज समझ आई, मतलब अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल अल्फा और ये वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं, तो ये अल्फा, ये 180 माइनस अल्फा होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक। अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो ये 76 डिग्री दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे ये वाला मान मिल जाए, तो मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, इन दोनों का सम मेरे पास ये होगा 76, हो जाएगा काम। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, जो भी प्रॉपर्टी बताई, ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर होंगे। क्या ये वाला एंगल का वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आप देखेंगे इस ट्राइंगल को देख लो, एक 55 है, एक 76 है, 55 प्लस 76 131 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 131, तो ये 49 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 49 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल भी 49 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 49 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा किस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का, तो दिस प्लस दिस 76 के बराबर, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अपना 76 माइनस 49, वैल्यू आ जाएगी 27 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, अगला सवाल हमारे पास। क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल ABC, AB 20 है, BC 7 है, ABC CA 15 दे रखा है। चलो, साइड BC इज प्रोड्यूस टू D, साइड BC को हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया एट टिल पॉइंट D, और कुछ इस तरीके से कि ट्राइंगल DAB सिमिलर हो जाएगा DCA के, DAB, तो यहां से ये मिलाना पड़ेगा। तो मेरे पास DAB ट्राइंगल किसके सिमिलर है, कौन कौन से दो सिमिलर ट्राइंगल है, मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूँ। एक तो मैंने ये वाला ट्राइंगल कहा, अपना ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है किसके, DCA के, DCA इस ट्राइंगल के सिमिलर है, ठीक है। ग्रीन वाला अपना ब्लू वाले के सिमिलर। अपने को DC की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी।
सोल्व करते हैं। अब देखो डीसी के मैं मान अगर एक्स मान लूं, ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो तीन साइड्स भी दे रखे हैं, एक साइड निकालनी है। कैसे करेंगे, देखो डीएबी ट्राइंगल में जो बड़े वाला ट्राइंगल है ग्रीन वाला, डी के सामने मेरे पास साइड है 15, सॉरी 20, और यहाँ पे डीसीए में छोटे वाले में डी के सामने साइड है 15, ठीक है। बड़े वाले में ए के सामने अपने पास साइड है 7 + x। यहाँ पे सी के सामने वाली साइड क्या है छोटे वाले में, इसके कोरोस्पोंडिंग साइड ये, इसे मैं मान लेता हूँ y। और अगर मैं बड़े वाले की बात करता हूँ डी बी, सॉरी एंगल बी, एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है y। और छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल सी ए के सामने वाली साइड क्या है अपनी x। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, इसे सोल्व करके अपने को वैल्यू बतानी है कि क्या है। आप देखेंगे इसे मैं काट दूंगा, ये तो मेरा वैसे ही कट जाएगा, ये वाली वैल्यू तो 4/3 आ गई, ठीक है। अब देखो y और x 4/3 है तो y को 4 रेशियो और x को 3 रेशियो मान सकता हूँ, तो y अपना 4z हो गया और x अपना हो गया 3z, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास 4/3 है, y की जगह x की जगह मैं लिखूंगा 3z, 7 + 3z, और y की जगह लिखूंगा 4z। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, मुझे 3z का मान बताना है। सोल्व करेंगे, 4z × 4 16z, 3 × 3z 9z, 16 - 9 7z, और एक इसके बराबर 7 के बराबर, 7 × 3 21 के बराबर। z का मान आ जाएगा मेरे पास 3, और अगर z 3 हो गया, 3z मेरा x के बराबर था, x की वैल्यू निकालनी, तो 3 × 3 ये आ जाएगा 9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें अगले सवाल पे। क्वेश्चन में क्या आता है, A1 and A2 are two polygons. The sum of all interior angles of A1 is 1080 degree. Each interior angle of A2 exceeds its exterior angle by 132 degree. The sum of the number of sides of A1 and A2 is, ठीक है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर हमें दे रखा है तो उनकी नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, ये हमें पता है। अगर मैं A1 पॉलीगन की बात करूं, इसके सभी इंटीरियर एंगल का योग 1080 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड्स अगर n है मेरे पास, या नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स n है, n - 2 × 180 डिग्री, ये सभी इंटीरियर एंगल का सम होगा जो कि 1080 के बराबर होगा। और आप यहाँ से काटेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, 6 और 2, n की वैल्यू आ गई 8। तो A1 के अंदर तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई अपनी 8। अगर A2 की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 132 डिग्री। इंटीरियर एंगल 132 डिग्री ज्यादा है एक्सटीरियर एंगल से। अगर मेरे पास ये चीज निकल गई, आपको पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, ये मेरे पास 180 डिग्री होता है। क्या मैं यहाँ से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकता हूँ? सेकंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट इक्वेशन को घटा दूं तो मेरे पास यहाँ पे 2e बचेगा, जो कि यहाँ पे 48 बचेगा, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 24। अगर प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 24 है तो नंबर ऑफ साइड्स होता है मेरे पास 360 डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइडेड बाई 24 ये आ जाएगा 15। तो मेरे पास पहले के अंदर क्या है, पहले के अंदर नंबर ऑफ साइड्स अपनी 8 है और दूसरे के अंदर नंबर ऑफ साइड्स 15 है। 8 + 15 दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स मिला के बन गई 23। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB पैरेलल टू DC। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB पैरेलल है DC के, तो ये क्या हो गया, ट्रेपीजियम बन गया। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो भुजाएं पैरेलल हो तो वो ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे भी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। A कुछ भी ले सकते हैं, B कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मैंने क्या करा, A से मान लिया, B से मान लिया, C से मान लिया, D से मान लिया। चलो, कहता है E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD। अगर मैं डायगोनल्स बना दूं AC और BD, इन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट जहां पे टकरा रहे हैं वो पॉइंट नहीं, जहां जो मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट अपने को कितना दे रखा है, AC का मिड पॉइंट E दे रखा है, और BD का मिड पॉइंट अपने को F दे रखा है, ठीक है। कहता है AB 18 है, CD अपने पास 6 है। हमें वैल्यू बतानी है कि EF की वैल्यू क्या होगी। अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये वाली लाइन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये एक सवाल सिमिलर CGL 2018 टीयर 2 में भी पूछा गया है, बिल्कुल सेम टाइप का वैल्यू चेंज करके। MTS में भी ये वाला सवाल एक बार MTS में आया था किसी और एग्जाम में। CGL में 2-3 बार तो CGL में आया है बिल्कुल सेम टाइप का। इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरे पास ट्रेपीजियम दे रखा हो, डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है ना EF, पहली चीज तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जो EF लाइन होगी ना, ये पैरेलल होगी किसके,
डीसी के, और डीसी के पैरेलल होगी मतलब एबी के पैरेलल होगी। पहली चीज तो ये याद रखनी होती है। दूसरी चीज ये होती है कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है ई एफ, इसकी वैल्यू मेरी बराबर होती है 1/2, और इसमें मल्टीप्लाई में जो बड़ी साइड है, बड़े वाली साइड में से छोटी वाली साइड को घटाना होता है, तो 18 - 6, तो ये मेरे पास बचेगा 12/2, ये आ जाएगा 6। तो ये लेंथ अपनी 6 होती है, ठीक है। और इसे प्रूव करना ये हम कोर्स में डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, वरना खुद बैठेंगे तो टाइम लगेगा, बट ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। चलूँ आगे। क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन द साइड बीसी एंड एबी respectively such that angle ACB equals to angle DEB, AB 12, B 15, ABD ratio CD 1/2, BC equals to। अब देखो इतना सवाल है, अगर मैं ऐसा देखता हूँ ना तो एग्जाम में बनाने का भी मन नहीं करता, मन लगता है बाद में देखेंगे इस सवाल को, ठीक है, ना कुछ दे रखा है इसमें। तो इस तरह का जब लंबा आंसर हो जाए ना 4-5 लाइन का, तो उसे वैसे ही लास्ट के लिए छोड़ दिया करो। कैसे सोल्व करेंगे, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, और अपने को डी और ई पॉइंट दे रखे हैं BC पे और AB पे। अगर BC और AB पे दे रखे हैं तो मैं B पॉइंट को यहाँ पे मान लूँ क्या, ABC, यहाँ पे BC पे एक पॉइंट मान लिया अपने ने D, और यहाँ पे AB पॉइंट मान लिया E, ठीक है। अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें लेनी है। सच डेट एंगल ACB ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये DEB के बराबर है, DEB ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। AB कहता है 12 है, B अपने पास 5 है, तो BD रेशियो CD ये 1/2 है, तो ये 1x होगा, तो ये वाली वैल्यू मैं 2x मान सकता हूँ, और ये पूरी मेरे पास हो जाएगी 3x। हमें BC की वैल्यू बतानी है कि BC की वैल्यू क्या होगी। दिस इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, 3x का मान निकालना है। अब देखो सोल्व करना सरल होगा, क्योंकि दो साइड की वैल्यू दे रखी है और मुझे दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। एक ट्राइंगल के अंदर कभी भी अगर आपको कोई भी एक रैंडम लाइन दे दे या ऐसा कुछ लाइन दे दे, और आपको एक एंगल किसी और के बराबर दे दे, जैसे इसके ये इसके बराबर दे दिया या कुछ और भी, तो हमेशा क्या होता है, सिमिलैरिटी लगती है। एक भी एंगल आपको किसी और के बराबर दे दे ट्राइंगल में एक एक्स्ट्रा लाइन खींच के, तो सिमिलैरिटी 100% लगेगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब सिमिलैरिटी इसके अंदर कैसे लगेगी, आप देखेंगे ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, मैं इस ट्राइंगल की बात करूं BAC ट्राइंगल की, और मैं बात करूं BDE ट्राइंगल की, आप देखेंगे एंगल भी दोनों के अंदर कॉमन आ गया। इस छोटे वाले ट्राइंगल में BDE के अंदर ये थीटा है E, और यहाँ पे इसमें BAC में C थीटा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब अपने को करना क्या है, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू से मतलब है, x की वैल्यू निकालनी है, तो सोल्व करके निकाल लेते हैं। अच्छा कैसे सोल्व करेंगे, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये थीटा है, छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने साइड है x, बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या है 12। छोटे वाले ट्राइंगल में इसे अगर अल्फा मान लूँ तो ये वाला एंगल अपना अल्फा होगा। यहाँ पे अल्फा के सामने जो साइड है मेरे पास वो है 5, बड़े वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने जो साइड है वो है 3x, और मुझे सोल्व करके 3x का ही मान बताना है। तो 3x² किसके बराबर, 12 इंटू में 5 होगा, 3 से काटूंगा तो ये 4 इंटू में 5 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² 20, तो x की वैल्यू 2√5। अगर x 2√5 तो 3x मेरे पास 6√5। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। एग्जाम में ये सिमिलैरिटी वगैरह लिखने मत बैठना, बस डायरेक्टली पता होना चाहिए एक भी एंगल इक्वल आ गया तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी लगेगी, वो अपना यूज करके जल्दी से आंसर करो। अब देखो सवाल क्या है, ये अच्छा सवाल है, एक बार खुद से भी ट्राई करना इसे। कहता है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC D and E are the points on the side AB and AC respectively such that AD equals to CE। मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर। D और E पॉइंट्स हैं AB और AC के ऊपर, AB के पास एक पॉइंट कहीं D हो सकता है, AC के ऊपर एक पॉइंट कहीं E हो सकता है, कुछ इस तरीके से कि AD और CE बराबर है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मेरी बराबर है। आगे कहता है BE एंड CD इंटरसेक्ट एट F, BE को मिला दिया मैंने और CD को मिला दिया, तो ये F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो मुझे बताना है एंगल CFB कितना होगा, ये वाला एंगल का मेजर बताना है। अब देखो दो तरीके हैं, एक तरीका तो होगा मैं बेसिक में फंसा रह जाऊँ, इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करूँ।
दूसरा तरीका होगा कि भैया क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्टली आंसर मार दिया और मैं कहूंगा इस सवाल का उत्तर होगा 120 डिग्री। और ये 120 डिग्री मैं कैसे कर पा रहा हूँ, एक बार आप खुद पोज करके सोचो कि मैंने क्यों कहा ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, बाकी मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, आपको बेसिक से भी कराऊंगा इस सवाल को और डायरेक्ट भी कराऊंगा। चलो मैं एक बार इसे नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, पहले मैं डायरेक्ट कराने की बात करता हूँ कि मैंने डायरेक्टली क्यों कह दिया इसे ये 120 डिग्री ही होगा। देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे कोण मेरे 60 के होते हैं, ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब देखो मुझे क्या दे रखा है, मुझे AD इक्वल्स टू सी दे रखा है, कोई और कंडीशन एग्जामिनर ने नहीं दे रखी। तो क्या मैं ये मान सकता था कि भैया D को मैं मान लेता हूँ मिड पॉइंट है AB का, अगर D मिड पॉइंट हो गया तो ये वाली भुजा मेरी इसके बराबर। और ऐसे ही मैंने क्या मान लिया, सपोज क्योंकि ये D और E की पोजीशन कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज C बराबर है AD के, तो मैं कोई कंडीशन ब्रेक नहीं कर रहा, तो मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। तो मैंने कहा D को अगर मैं मिड पॉइंट मान लेता और E को मिड पॉइंट मान लेता AC का, तो मेरे पास D को मिड पॉइंट माना मैंने AB का, और E को मैंने क्या मान लिया, मिड पॉइंट मान लिया किसका, AC का। तो उस केस में मेरी कंडीशन ब्रेक हो रही है, नहीं हो रही। आप देखेंगे उस पर्टिकुलर केस में ये वाली दूरी मेरी इसके बराबर होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये वाली दूरी अगर A है तो ये वाली भुजा मेरी A/2 होगी अगर मिड पॉइंट माना, और आप देखेंगे ये वाली भुजा भी A होगी, और अगर E मिड पॉइंट मान लिया तो ये A/2 का कोई कंडीशन ब्रेक नहीं हुई। अगर कोई कंडीशन ब्रेक नहीं हुई तो क्या मेरे पास यहाँ पे BE मीडियन की तरह काम करेगी और CD भी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मीडियन होता है वही मेरा एंगल बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर भी होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और मेरे सारे के सारे सेंटर्स जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में है वो मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करते हैं। तो जो F पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर केस में, F मेरा क्या होगा, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सारे ऑल सेंटर्स मेरे F पे लाई करेंगे, है ना। अगर F सारे सेंटर्स F पे लाई करेंगे तो F पॉइंट मेरा किसका पॉइंट होगा, क्या ये सरकम सेंटर भी होगा। और अगर ये सरकम सेंटर भी बन गया तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 2 × 60, क्या ये 120 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, है या नहीं है, बताओ जल्दी से। अगर F पॉइंट सरकम सेंटर बन गया तो ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, इसका 2 गुना, ये 120 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये हो गया मेरा डायरेक्ट तरीका कि मैंने कहा कंडीशन कोई ब्रेक नहीं करनी, तो मेरे पास D और E पॉइंट को कहीं भी रख सकते थे एज लॉन्ग एज AD बराबर होना चाहिए कि C के। तो मैंने AB का मिड पॉइंट D मान लिया और AC का मिड पॉइंट E मान लिया, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर आप चाहते हो कि सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, आप तो मुझे बेसिक से ही बताओ भैया कि D को अगर मान लो यहाँ रख देते, E को यहाँ कर देते, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या आता, आप मुझे करके दिखाओ, तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ कि यार ये हर जगह भी काम करेगा। जरूरी नहीं है आप इसे डायरेक्ट तरीके से करें, बेसिक से भी किया जा सकता है, बेसिक से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं बेसिक से करता हूँ इस सवाल को। मेरे पास यहाँ पे AD बराबर दे रखा है CE के, तो कुछ सोच के एग्जामिनर ने ये चीज दी होगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ से AD से मैं क्या एक ट्राइंगल बना सकता हूँ ऐसा, ये ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अपने को पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाली साइड A है और ये एंगल 60 डिग्री है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, अपने को ये वाली साइड दे रखी है, इसे यूज करके भी मैं एक ट्राइंगल ये बना सकता हूँ। कौन कौन से दो ट्राइंगल बनाए मैंने, एक तो ट्राइंगल बनाया मैंने ADC, और एक ट्राइंगल मैंने बनाया यहाँ पे CEB। अब जल्दी से बताओ क्या दोनों ट्राइंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, एक ब्लू वाला और एक ऑरेंज वाला। कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों होंगे भैया, आप कहेंगे सर ये वाला मेरे पास, ठीक है, ये वाला एंगल क्या 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो एंगल A 60 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री। ठीक, ये वाली साइड क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है A है, ये वाली साइड भी A है, तो मेरे पास यहाँ पे BC ADC CEB है ये। ठीक है, अपनी ये BC किसके बराबर हो गया, ये अपना AC के बराबर हो गया। ठीक है, और ये हमें एक तीसरी साइड दे रखी है कि AD बराबर है किसके, CE के, ये गिवन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से, ये SCS प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, मैंने कहा ये ट्राइंगल है अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ से एक लाइन ये जा रही, एक लाइन ये जा रही। तो मेरे पास पहला तो ये वाली साइड बराबर हो गई इस साइड के, फिर ये वाली साइड बराबर हो गई इस साइड के, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गए। तो मेरे पास दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट निकल के आए। कॉन्ग्रुएंट निकल के आए तो सारे एंगल्स बराबर हो जाएंगे, सारी बाकी की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो मैंने ये वाले एंगल को मान लिया थीटा, क्या मान लिया, ये वाला एंगल C थीटा मान लिया।
तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल बी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी अपना थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 60 था, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 60 माइनस थीटा। और अगर आप इस ट्राइंगल को अब देख लें, आप कहेंगे सर एंगल बी एफ सी प्लस थीटा प्लस 60 माइनस थीटा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, सारे कोनों का योग। यहाँ पे आप देखेंगे थीटा से थीटा कट जाएगा, 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, एंगल बी एफ सी का मान कितना आ गया मेरे पास, 180 में से 60 घटाया तो 120 डिग्री। ठीक है, हैज प्रूव्ड। तो ये अपना बेसिक हो गया सवाल को करने का तरीका। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है ए बी इज अ कोड इन दी माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ होगा, ए बी एक कोड दे रखी है माइनर सेगमेंट में, तो मैंने यहाँ पे एक ए बी कोड बना ली। आगे कहता है सेंटर ओ ले लिया, सी इज अ पॉइंट ऑन दी माइनर आर्क बिटवीन ए एंड बी, तो सी पॉइंट का लो कुछ यहाँ पे रहा होगा हमारा। दी टेंजेंट टू दी सर्कल एट ए एंड बी मीट एट पॉइंट पी। अगर ए पॉइंट पे टेंजेंट डाली सर्कल पे कुछ ऐसी जाएगी, और ऐसी एक बी पॉइंट पे टेंजेंट डाली, तो मेरे पास ये पी पॉइंट पे जाके मिलती है। हमसे कहता है एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल अपना 108 डिग्री का दे रखा है। तो हमें बताना है ए पी बी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। अब ये वाला सवाल इस तरह का सीपीयू में पहले पूछा जा चुका है, सीपीयू 2019 एग्जामिनेशन में। ठीक है, और इसका जो आंसर होता है, इस तरह के सवाल जब भी मेरे पास फिगर बनती है, अगर ये वाले एंगल को मैं 90 प्लस थीटा लिखता हूं, अगर ये 90 प्लस थीटा है तो ये वाला एंगल होता है मेरा 2 थीटा। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है इसे करने की। ठीक है, समझ आया। अगर ये चीज आपको पता है तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं ये 90 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो मेरे पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 36 डिग्री। ये दिस विल बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो मैं इसे दिखा देता हूँ। देखो अगर ये 90 प्लस थीटा है, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। पहले बेसिक से ही इसे थीटा की फॉर्म में दिखा दूंगा और फिर हम यूटिलाइज कर लेंगे। इस एंगल को मैं मान रहा हूँ 90 प्लस थीटा। अगर मैं यहाँ पे ये वाला एंगल बना लूं, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए सी बी, ये डी पॉइंट नाम दे दिया, ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो इसका और इसका सम 180 होगा। अगर ये 90 प्लस थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस 90 प्लस थीटा होगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 90 माइनस थीटा। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आ गया, तो अगर आप सेंटर पे एंगल बनाओगे तो ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, ए बी को आर्क को यूज करके अगर मेजर सेगमेंट पे एक एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल होता है इसका डबल होता है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो गया। और अगर आप ध्यान दें यहां से इसी फिगर के अंदर, मेरे पास सेंटर से अगर टेंजेंट पे लाइन डाली जाए तो वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, टेंजेंट सर्कल को जहां टच करती है, अगर सेंटर से लाइन बनाओ तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहां से सेंटर है, ये बी पॉइंट पे टेंजेंट डाली गई थी तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखें पी ए ओ बी, तो आपको पता है ये 90 है, ये 90 है, चारों एंगल का सम 360 होगा, तो 180 90 प्लस 90 180 हो गया। तो मैं कहूंगा ये वाला एंगल, एंगल पी प्लस एंगल ओ, इसका सम क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये भी हम पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ये मेरे पास एंगल ओ कितना है 180 माइनस 2 थीटा, एंगल पी प्लस, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 180 डिग्री के बराबर, तो मेरे पास यहाँ पे 180 से 180 कटेगा, 2 थीटा उठ जाएगा, एंगल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थीटा। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये 90 प्लस थीटा है तो ये वाला एंगल अपना 2 थीटा निकल के आएगा। तो मैं वापिस आ रहा हूँ इस पे, ये मेरा 90 प्लस थीटा था, थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर ये 90 प्लस थीटा 108 के बराबर 18 है, अगर ये 18 हो गया तो ये वाला मान 2 थीटा, 2 इंटू में 18, ये हो जाएगा 36 डिग्री। आई होप ये चीज याद होगी। ठीक है, अगर मेरे पास कई बार एग्जामिनर इसी फिगर में क्या दे देता है,
आपको ऐसा सर्कल दे देगा। अभी हमने ये मेजर सेगमेंट पे एंगल सी दिया था, एग्जामिनर आपको ये भी दे सकता था इसमें कि माइनर सेगमेंट पे एक एंगल दे देगा ये वाला, से ये मुझे ए बी दे रखा है, ये वाला पॉइंट मुझे दे दिया डी। आपको कहेगा कि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 72 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी पे अगर हम आर्क बनाए तो ये जाके पी पॉइंट पे टकरा रही है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। उस पर्टिकुलर केस में भी अपने पास यही प्रॉपर्टी, आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना बेसिक से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर ये वाला मेरे पास 90 प्लस थीटा होता है, अगर मैं यहाँ पे एंगल बनाता हूँ तो ये एंगल अपना 90 माइनस थीटा कहलाता है। तो ये 90 माइनस थीटा है, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल अपना 2 थीटा होगा। तो 90 माइनस थीटा कितना कम है, 72 90 से 18 कम है, तो थीटा अपना 18 निकल के आएगा, और थीटा 18 आया तो ये मेरे पास 2 इंटू 18, इस केस में भी 36 होगा। क्या ये चीज समझ आ गई? तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ देखे तो भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। अगला सवाल अपने पास, क्वेश्चन में क्या रखा, हमारे पास दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 13 दे रखा है और एक का रेडियस 15 दे रखा है। ये दोनों सर्कल टकराते हैं ए और बी पॉइंट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे दो सर्कल बना लिए। चलो, एक सर्कल ये है और एक सर्कल अपना ये है, ठीक है। एक का रेडियस 13 है, एक का रेडियस 15 है, तो इसे मैं पूरा कर लेता हूँ। ये ए और बी पॉइंट पे टकरा रहे हैं, यहाँ से इसका कुछ सेंटर रहा होगा, सेंटर से ये दूरी 13 और इसके सेंटर से ये दूरी 15। आगे कहता है इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज 24, अगर कॉमन कोड ये बना दी मैंने, दोनों के लिए कोड होगी ना ये वाली, अगर लाइन जोड़ दी तो इसकी लेंथ 24 दे रखी है। हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी अपने को फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, आप ये चीज ध्यान रखें, जब भी मेरे पास दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और अगर मैं कॉमन कोड बना दूं और इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं, तो जो ये एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, और जो ये वाली लाइन है ना, ये कोड को बाइसेक्ट करती है दो इक्वल भागों में। तो ये 24 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मेरी 12 होगी, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। क्यों होता है ये, मैं वो भी बता देता हूँ उसके पीछे का रीजन, जो लोग नए हैं वैसे ये पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन मिला दूँ, यहाँ से ये वाली लाइन मिला दूँ, तो आप देखेंगे ये 13 बनेगा और ये वाली वैल्यू रेडियस है 15 बनेगा, तो ये फिगर क्या बनती है, ये मेरी काइट फिगर बनती है। क्या बनती है, काइट, पतंग, ठीक है। पतंग की खास बात क्या होती है, पतंग एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर हमारे पास ये वाली साइड अगर ए हो, ये वाली साइड भी ए होती है, ये वाली साइड बी हो तो ये वाली साइड भी बी होती है। तो मतलब ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर, तो पतंग बन गई। अब मैं इसके जब डायगोनल्स बनाता हूँ ना पतंग के, तो दो डायगोनल बनते हैं, और ये दोनों डायगोनल्स अपने आप में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ ये वाली साइड और ये वाली साइड बाई से वाली साइड को, जो ये जहां से ये, अगर मैं ये देखूं वो वाला पॉइंट जहां से एक साइड अलग है, ये वाली साइड अलग है, और इस पॉइंट से ये वाली साइड अलग है, ये वाली साइड अलग है, अगर इस पॉइंट को मिला दूं तो ये वाली साइड मेरी बाइसेक्ट होती है दो इक्वल भागों में। काइट की प्रॉपर्टी होती है। कैसे आता है ये, बेसिक से जब पढ़ते हैं तब सीखते हैं। तो मेरे पास अब एक्चुअली में जो फिगर बची, मेरे पास ये फिगर बची, ये अपने पास है 12, ये वाली दूरी है अपने पास 13, ये वाली दूरी है अपने पास 15। मेरे को ये वाली लेंथ बतानी है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बड़े आसानी से बताई जा सकती है। ये 13 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 5 के साथ। 12 15 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 9 के साथ। 9 जमा 15 कितना हो जाएगा अपना, सॉरी 9 जमा 5 14, 14 इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एंगल एडीबी इक्वल्स टू ट्वाइस डीएसी, एंगल बीएसी 70 बी इतना, व्हाट इज द एंगल ऑफ एडीसी। चलो, मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, बीसी के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है डी, कुछ इस तरीके से कि एंगल एडीबी, जो ये वाला कोण है, ये दुगना है किसका, डीएसी का। तो अगर ये एंगल में डीएसी को थीटा मान लूं तो ये अपना हो गया 2 थीटा, ठीक। आगे कहता है अपना
अब देखो साथ के साथ कुछ चीजें अगर आप साथ के साथ निकाल लो ना ज्यादा बेटर रहता। मैंने इतना ही देखा ना, अभी मैं आगे से पढ़ नहीं रहा इसे। मैंने देखा ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर ये 2 थीटा है तो ये इस एंगल और इस एंगल का सम होगा। ये थीटा, तो ये वाला एंगल जब थीटा होगा तभी ये मेरे पास 2 थीटा बनेगा। ये मैंने साथ के साथ लिख दिया। और ये दो एंगल अगर बराबर हो गए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। ये वाला डीसी मेरा एडी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मन मन में ये चीज हमने करनी है साथ के साथ। अब क्योंकि आगे करेंगे ना आसान रहता है, बाद में भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या दे रखा था। अगर एंगल बीएसी की बात करूं तो ये मेरे पास 70 दे रखा है। तो ये वाला कोण हमें 70 दे रखा है। एंगल बी 56 दे रखा है। ये वाला कोण 56 दे रखा है। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? एडीसी। ये वाला कोण बताना है। कितनी बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले भी टीसीएस नहीं पूछा। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर बड़े वाला ट्राइंगल अगर मैं देखता हूं, ये वाला ट्राइंगल, तो मेरे पास तो तीनों का योग 180 होगा। 70 प्लस 56 126 आया। तो थीटा किसके बराबर? 180 माइनस 126, ये तो 54 हो गया। अगर ये 54 हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा? अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये थीटा थीटा और ये वाला एंगल का सम 180 होगा, तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 2 थीटा। और 180 माइनस 2 इंटू 54, 108 घटाऊंगा तो 72 आ जाएगा। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू 50 डिग्री, बी एंड सी एफ आर दी परपेंडिकुलर्स ऑन ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ respectively. BF and CF intersect at H. The bisectors of angle HBC, HCB intersect at B. ठीक है, इस तरह का सवाल पहले देखा है CGL 2019 टीयर 1 में, CGL 2020 टीयर 1 में कई बार आया है। ठीक है, मेंस में भी आया है 2019 टीयर। एक ट्राइंगल मुझे ABC दे रखा है। ठीक है, एंगल ए अपने को 50 डिग्री दे रखा है। BE और CF परपेंडिकुलर है, तो B से एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे और C से एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ। ये BE हो गया और ये मेरे पास CF हो गया। और ये टकरा रहे हैं किस पॉइंट पे? H पॉइंट पे। आगे कहता है HBC, कौन से कोण की बात कर रहा हूं मैं? इस कोण की, HBC। इसका हमने क्या करा? एंगल बाइसेक्टर बनाया। और फिर मैंने एंगल HCB का भी एंगल बाइसेक्टर बनाया। इसका इसे पकड़ा और इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया। और ये दोनों जाके टकरा रहे हैं एट पॉइंट P। हमें वैल्यू बतानी है बीपीसी का मान क्या हो। अच्छा, सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं पूरे ट्राइंगल को देखूं, मैं पूरे ए बी सी ट्राइंगल को अगर कंसिडर करता हूं, तो मेरे पास अगर ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मैंने डाले, एक 90 डिग्री ये डाला, इस पे ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये वाला पॉइंट तो मेरा H ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर ले लो, वरना ऑर्थो सेंटर नहीं लेना तब भी कोई बात नहीं है। आप सीधा सीधा देख सकते हैं, सर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं मैं, AFHE की, तो 90 90 ये तो 180 हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम 180 तो बचे हुए दो एंगल का सम भी 180 आएगा, तभी चारों का सम 360 होगा। तो मैं सीधा कह सकता हूँ ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस 50, और ये मेरा 130 हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर की भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये ऑर्थो सेंटर होता है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होता है। ठीक, तो ये 180 माइनस 50 130, तो ये वाला एंगल भी 130 आ गया। अब मैं कौन से ट्राइंगल को कंसिडर कर रहा हूँ? अब मैं बीपीसी ट्राइंगल को कंसिडर, HBC ट्राइंगल को बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा अपना? इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर जहां टकराते हैं वो तो इन सेंटर का पॉइंट होता है, और इन सेंटर पे जो एंगल बनता है BIC क्या होगा? ये होगा मेरे पास 90 प्लस एंगल H डिवाइडेड बाई 2, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस 130/2। 90 प्लस 65 होगा, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, और ये 155। ये मेरे पास इस सवाल का उत्तर होगा। समझ आ गया सबको? आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है हमें? इन ट्राइंगल ABC, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल A। एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, तो इसे C मान लेता हूं, इसे A और B, क्योंकि A और B का एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। तो A और B के अगर मैं एंगल बाइसेक्टर को मिलाता हूं, तो वो कहां पे जाके टकराते हैं? वो जाके टकराते हैं O पॉइंट पे। कहता है एंगल BOC
बी ओ सी। अच्छा देखो, जहां एंगल बाइसेक्टर टकरा गए तो ओ तो मेरा क्या हो गया, इन सेंटर का पॉइंट हो गया, अंतः केंद्र हो गया। और अगर मैं सी से भी ओ को मिला दूं तो सीओ भी क्या होगा, ये अपने आप में एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये अपने आप में इसका भी एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बी ओ सी, ये वाला कोण मुझे दे रखा है 108 डिग्री का। हमसे पूछा है बी ए ओ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये 108 डिग्री है ना, 108 डिग्री अगर मैं इसे 90 प्लस थीटा की फॉर्म में ब्रेक करता हूं तो ये वाला एंगल अपना क्या होता है, ये 2 थीटा होता है, क्योंकि ओ इन सेंटर का पॉइंट है। या तो आप इस तरीके से देख लें इस चीज को, या फिर आप इसे वैसे देख सकते हैं कि सर ये वाला एंगल 108 डिग्री क्या होगा मेरा, 90 प्लस a/2 होगा। और सोल्व कर लूंगा मैं, यहाँ पे 18 दूनी ए की वैल्यू 36 आ जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना मैं ऐसे करता हूँ 90 प्लस थीटा और ये 2 थीटा। तो ये 90 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो थीटा 18, तो 2 थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है, 90 प्लस थीटा ये 2 थीटा, एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो ये 90 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो थीटा मेरा कितना आ गया, 18। क्वेश्चन हो गया खत्म, बहुत सरल सवाल था। चले आगे। कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें एस एक पॉइंट है ऑन द साइड क्यू आर सच डेट एंगल क्यू पी एस इक्वल्स टू हाफ पी एस आर। चलो बना लेते हैं। एक ट्राइंगल अपना पी क्यू आर है, एस एक पॉइंट है क्यू आर के ऊपर, कुछ इस तरीके से कि एंगल क्यू पी एस, ये वाला एंगल आधा है पी एस आर के, इसका आधा है। तो मैं अगर इसे थीटा मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ ये इसका डबल हो जाएगा, ये 2 थीटा हो गया। अब फिर से मैंने देखा ये थीटा ये 2 थीटा, तो अपने पास एक चीज निकल के आई, ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल का, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा तभी आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंगल क्यू पी आर 78 डिग्री है, ये वाला मान 78 है। पी आर एस 44 है, ये वाला अपना 44 दे रखा है। हमें वैल्यू बतानी है पी एस क्यू। तो अभी तो करा था ये वाला सवाल इस टाइप का, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। देखो सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में पी क्यू आर में अगर मैं देखता हूँ तो 78 प्लस 44, ये वाली वैल्यू अपनी 122 होगी। तो ये वाला मान थीटा का कितना आ जाएगा, 180 माइनस 122, ये 58 आएगा। अगर ये 58 आएगा तो ये भी 58 हो जाएगा। और ये वाला एंगल कितना होगा इस ट्राइंगल के अंदर, पी क्यू एस के अंदर, ये 180 माइनस 2 थीटा, तो 180 माइनस 2 इंटू में 58। तो ये 116 घटाऊंगा 80 में से, तो 180 में से 64 डिग्री बचेगा। दिस इज माई आंसर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, एक ट्राइंगल है एबीसी, एम मिड पॉइंट साइड मिड पॉइंट दे रखा है ऑफ साइड ए बी। ठीक है, तो मैं सी को यहाँ पे ले लेता हूँ, ए को यहाँ पे ले लेता हूँ, बी को यहाँ पे ले लेता हूँ, और मेरे पास एम मिड पॉइंट दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमेशा नाम रखा करो, ठीक है, जिससे कि चीजें करने में आगे दिक्कत ना आए। तो मुझे ये दे रखा है, एन इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी सच डेट सी एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। एन एक पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ दिस ट्राइंगल, कुछ इस तरीके से कि सी एन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन बी। सी एन परपेंडिकुलर भी है किसके, एन बी के। अगर मैं यहां से एन से ये लाइन खींच दूं तो ये इसके परपेंडिकुलर भी है। तो ये लग नहीं रहा परपेंडिकुलर, लेकिन मान लेना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, हमें एम एन की लेंथ बतानी है। दिस इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। इसमें और क्या, बीसी की वैल्यू दे रखी है अपनी 10, और ए सी अपना 15 दे रखा है। चलो करें क्या सोल्व। अब देखो इस तरह का सवाल अपने आप में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतनी चीजों को देखने के बाद सोच पाना कि क्या करना है, क्योंकि थोड़ा नया टाइप का आ गया, दिमाग एकदम काम नहीं करता। ठीक है, कंफ्यूजन होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसमें हम क्या सोच सकते हैं। देखो पहले तो ये 90 डिग्री दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, कुछ ना कुछ सोच के एग्जामिनर ने दिया होगा। ये वाली साइड भी 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट करवा रखी है। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा ज्वाइन कर दूं, इसे आगे बढ़ा दूं, तो मैंने इस पॉइंट को नाम मान लिया कि, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, देखो ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 ये भी 90। क्या मेरे पास दो ट्राइंगल यहाँ पे कोंग्रेंट आ गए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। मैं कहूंगा सी एन के ट्राइंगल कोंग्रेंट हो जाएगा किसके,
सी एंड बी के कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल साइड ये कॉमन है और ये एंगल, अगर दोनों ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गए तो ये वाली साइड जो सी बी है 10, क्या ये वाली दूरी भी मेरी 10 बन जाएगी, के सी के बराबर हो जाएगा 10। डन। अब मुझे ये वाला मान मिल चुका है कि ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई है 10, ये 15 था पूरा का पूरा, 10 है 15 है, तो ये वाली दूरी अपनी आ जाएगी 5 अब। अच्छा अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज और बताओ अब आप, इस ट्राइंगल के अंदर ये तो मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया एक तरीके से, एंगल बाइसेक्टर बनाया और सामने परपेंडिकुलर भी है, तो सामने वाली साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा, ये वाली लेंथ के एन और ये बी एन, ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब मैं इस ट्राइंगल को बना रहा हूँ दोबारा से, कौन सा ट्राइंगल रिड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपके सामने, मैं ये वाला ट्राइंगल रिड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला ट्राइंगल कैसे जा रहा है मेरा, ये ट्राइंगल ये अब ये आया कुछ निकल के, मेरे पास ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, ये वाली साइड मेरी इसके बराबर है 1:1 है, ये वाली साइड मेरे पास, ये वाली साइड 1 है, तो ये वाली साइड भी 1 है, ये वाली साइड 5 दे रखी है और मेरे को ये वाली साइड एम एन की लेंथ बतानी है, ये वाली फाइंड आउट करनी है लेंथ क्या हो। क्या आपने ये वाली फिगर पहले भी कितनी बार देखी है, अगर मैं नामकरण कर दूं, ये बी है, ये एन एम है, ये अपने पास के है और ये ए है, तो इस फिगर के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इनका रेशियो बराबर है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये वाली साइड पैरेलल हो जाती है इस वाली साइड के, ये हमने देखा है, और ये वाली साइड क्या होती है, इस वाली साइड के आधी भी होती है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये 5 है तो ये 5/2 हो जाएगी 2.5। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा सवाल था ये, एग्जाम में अचानक से आ जाए तो नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था, इन ट्राइंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर मीट साइड पी क्यू एट एस, पी आर इक्वल्स टू 10, आर क्यू 14 एंड पी क्यू 12, द लेंथ ऑफ एस क्यू। ठीक है, सरल सवाल लग रहा है बहुत। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है मेरे पास, ठीक है, बाइसेक्टर एंगल आर का बनाना तो आर को ऊपर रख दिया, आर क्यू पी, पी क्यू आर बन गया, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर मीट पी क्यू एट पॉइंट एस, तो ये एस पे मिल रहा है, पी आर अपने को 10 दे रखा है, ये आर क्यू अपने को 14 दे रखा है और पी क्यू 12 दे रखा है, हमें से लेंथ पूछिए एस क्यू की। तो कैसे निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है, तो मेरे पास जो सामने जहाँ पे टकराएगा इन दोनों साइड का रेशियो क्या रहेगा, ये बी रेशियो सी रहेगा, मतलब दिस साइड रेशियो दिस साइड ये बराबर होता है इस साइड रेशियो दिस साइड के। ठीक, तो मेरे पास ये 14 है तो ये 10 है, तो ये वाली साइड का रेशियो 14 रेशियो और ये वाली साइड का रेशियो 10 रेशियो, 2 से काट दूंगा तो ये 7 रेशियो और ये अपना 5 रेशियो, कंबाइंड कितना हो गया 7 + 5 12 रेशियो। 12 रेशियो किसके बराबर है, ये लेंथ 12 दे रखी है 12। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है एस क्यू, मतलब 7 रेशियो की, तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 12 × 1 12 होता है, तो 7 × 1 7। दिस इज माई आंसर। अगला सवाल कहता है, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें ए बी 48, बी सी और ए सी कुछ दे रखा है, ओ सेंट्रोइड दे रखा है ट्राइंगल का, लेंथ ऑफ बी ओ बतानी है। अब देखो ट्राइंगल की अगर आपने ट्रिपलेट्स अच्छे से याद करें आपको देखते पता चल जाएगा, 48, 55 और 73 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो ट्राइंगल होगा एबीसी वो कुछ इस तरीके का होगा। ट्रिपलेट्स की वैल्यू याद रखनी है, मैंने बहुत सारे पहले भी आपको दिए, मैं कहूँगा यहाँ पे एबीसी है तो ये हाइपोटेन्यूस 73 की तरह ये होगा, और ये ए बी सी, ए बी 48 है और अपना ये क्या है बी सी 55 है। ठीक है, आपको अगर डाउट है कि ट्रिपलेट है या नहीं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, आप देखिए 48 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर किसके बराबर, क्या ये 73 के बराबर स्क्वायर के बराबर है या नहीं है, बड़े आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। आप कहेंगे सर 8 का यूनिट डिजिट से चेक कर लो, 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4, 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट 5, 4 + 5 9 और 3 का स्क्वायर 9, क्या सेम आ रहा है यूनिट डिजिट दोनों की, तो चांसेस आएंगे यार ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, इससे एक टेस्ट से रफ आइडिया लग जाता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्रिपलेट ना हो तब भी यूनिट डिजिट सेम हो जाए, बट मैक्सिमम केसेस में एग्जामिनर ट्रिपलेट पे ही जवाब ज़्यादातर सवाल बनाता है इस तरह के। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट है। ठीक है,
वेरीफाई कर लिया, वरना मुझे पहले से पता था ट्रिपलेट है तो मैंने मान लिया। अगर ये ट्रिपलेट है तो एक खास बात होती है कि जो मेरा हाइपोटेनियस होता है ना, उसका मिड पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो मेरा ये सरकम सेंटर भी होता है। सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का मतलब इससे सारी वर्टिसेस इक्वल दूरी पे होती हैं, ठीक है। और ये बी और ये वाला पॉइंट को अगर मैं एम मान लूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मीडियन भी बन जाएगी। हमसे क्या रेंज पूछिए, अगर ओ सेंट्रोइड है तो बीओ का मान बताओ, तो ओ सेंट्रोइड होगा तो वो मीडियन पे पड़ेगा। और सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में स्प्लिट करता है। तो आप मुझे फटाफट से बताओ, आर की वैल्यू यहां से लेके यहां तक ये आर है, आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 2r मेरा हाइपोटेनियस के बराबर है, तो r की वैल्यू 73/2 होगी। और अगर मुझे बीओ बताना है तो ये तो 2 रेशियो है, टोटल मेरी मीडियन की लेंथ जो r है वो कितने रेशियो के बराबर है, 3 रेशियो के बराबर है। तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या होगी, 3 रेशियो इसके बराबर है, 2 रेशियो का मान बताना है। तो 72 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं काटूंगा, ये 72 नहीं है, सॉरी 73 है, इंटू में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 73/3 मेरे पास 24.33 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल दे रखा हो, अगर ट्रिपलेट में आपको यहाँ से बी से लेके यहाँ तक का मान पूछता है, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। आपको पता है जो अगर ये हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस बाई 2 मेरा क्या होता है, सरकम रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी मेरी हाइपोटेनियस बाई 2 होगी। और अगर मैं सेंट्रोइड ले लूंगा यहाँ पे तो वो इसे 2:1 में स्प्लिट करेगा। और अगर मुझे ये वाली दूरी निकालनी है बीओ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 रेशियो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेनियस बाई 2 को। तो 1 रेशियो हाइपोटेनियस बाई 6 को रिप्रेजेंट करेगा, और 2 रेशियो 2 इंटू हाइपोटेनियस बाई 6 मतलब हाइपोटेनियस बाई 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी मेरी, ये हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 3 होगी। अगर एग्जाम में दोबारा पूछो तो डायरेक्टली आप थोड़ा रख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस किए। मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, उसके अंदर एक सर्कल दे रखा है टचिंग द साइड्स क्यू आर पी आर एंड पी क्यू एट एस यू टी। तो इसे एस पे टच कर रहा है, इसको यू पे और इसको टी पे, ये दे रखा है। पी क्यू दे रखा है क्यू आर +5, तो क्यू आर को अगर मैं एक्स मान लूँ तो ये वाली दूरी x +5 हो गई। और क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है पी आर +2, तो पी आर को अगर मैं y मान लूँ तो पी क्यू अगर मेरे पास अगेन y +2 भी हो जाएगा। पेरीमीटर दे रखा है कितना, 32। पेरीमीटर की बात करूंगा तो कोई भी ले लो, x + y ले लिया मान लो, ये वाली साइड, नीचे वाली साइड मैंने क्या, x +5 सॉरी, नीचे वाली साइड x है और ऊपर वाली साइड y है। इन तीनों का सम मुझे दे रखा है 32। हमें वैल्यू बतानी है पी आर की, पी आर का मान क्या होगा, मुझे y का मान निकालना है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरी, एक इक्वेशन ये है x +5 y +2 के बराबर है। क्या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। ये सर्कल वाला पार्ट जो बीच में दे रखा है ये फालतू में दे रखा है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं देखूंगा यहाँ से 2x + y किसके बराबर हो गया, 32 - 5 27 के बराबर हो गया। यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक काम करते हैं, x को इधर ले जाता हूँ, y - x किसके बराबर हो जाएगा अपना, ये बराबर हो जाएगा 5 - 2 3 के बराबर। अब देखो x को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँ, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मेरा यहाँ से 2x से 2x एलिमिनेट हो जाएगा, y + 2y 3y आएगा, और 27 + 6 33 होगा, और y का मान आ जाएगा 11। क्वेश्चन हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है जी इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी हुज साइड्स आर ए बी इतना 35, बी सी 12 और ए सी 27। अब ये तो ट्रिपलेट दिख ही रहे हैं ना, ठीक है। हमें बताना है बीजी की लेंथ क्या होगी। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, 35 12 और 37 ट्रिपलेट बनाते हैं। तो मैंने कहा ये ए बी सी है, ए बी अपने को 35, ये 12 और ये 37 दे रखा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, ट्रिपलेट बना रहे हैं तो
और यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, बीजी की लेंथ बतानी है अगर जी सेंट्रोइड है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से मैं मीडियन डालूंगा तो ये वाली जहाँ पे टच करेगी हाइपोटेनियस को, यही मेरी क्या होगी, सरकम सेंटर का पॉइंट होगा। और बीजी अगर जी अगर सेंट्रोइड है तो वो यहाँ पे लाई करेगा, तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट को 2:1 में स्प्लिट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया मेरे पास इस पर्टिकुलर केस में जो ये बीजी की लेंथ होती है ये किसके बराबर होती है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 3 है। हाइपोटेनियस है 37, 37/3, 12.33। ऑप्शन नंबर ए सोल्व कर लेना। अगला सवाल अपना आज की क्लास का आखिरी सवाल, अच्छा सवाल है ये वाला बहुत। क्वेश्चन में कहता है इन अ स्क्वायर एबीसीडी डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। मेरे पास एक स्क्वायर दे रखा है एबीसीडी, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी मिला दूं तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी, जो सी ए बी ये वाला एंगल है इसका मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया। ये बीडी और बीसी को कट करता है एट पॉइंट एफ एंड जी, तो ये बीडी को कट करेगा एफ पॉइंट पे और बीसी को कट करेगा एट पॉइंट जी। ओ एफ रेशियो सी जी बताना है, ओ एफ रेशियो सी जी क्या है अपना, ओ एफ, ओ एफ है ये और सी जी है ये, इन दोनों का रेशियो बताना है कि क्या हो। सबसे पहले तो अगर मेरे पास ये स्क्वायर दे रखा है तो मुझे कुछ चीजें पता है। वो चीजें क्या है, ये वाला एंगल अपना 90 डिग्री का होगा, ठीक है, एंगल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये चीज हमको पता है, ठीक है। बाकी सारी साइड बराबर होंगी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। और ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टीपल तरीके हैं इस सवाल को करने के, अच्छा सवाल है और इसे करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन एग्जाम में कर पाना टाइमली वो थोड़ा टेढ़ी खीर है इस सवाल को करने की, वो एकदम हो नहीं पाता, उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। सोल्व करने का देखेंगे सबसे पहला तरीका मेरे पास क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये बताओ अगर मैं इस साइड को क्या मान लूँ, क्योंकि देखो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करूंगा तो मुझे ओ एफ लेंथ निकालने के लिए मुझे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर इस ट्राइंगल में लगानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पे लगानी पड़ेगी, तो 2 बार लगानी पड़ेगी ना। तो मैं इस लेंथ को कुछ इस तरह से लेके चलूंगा जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना आए। मैंने मान लो इसे 2a मान लिया, साइड को ये भी 2a मान ली, तो मेरे पास डायगोनल कितना हो जाएगा, क्या ये 2√2a हो जाएगा स्क्वायर का, साइड √2 होता है डायगोनल, ठीक है। रेशियो बताना है तो यहाँ पे अगर आप ए लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ए लेके चल रहा हूँ जिससे ही कंफ्यूजन ना हो। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है तो ये ए 2a ये 2√2a हो गया। अगर ये पूरा √2a हो गया तो डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं अपना। तो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ तक वो मेरे पास √2a आ जाएगी, ठीक है, इसका आधा हो जाएगा, डन है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाऊंगा मैं, देखो इस ट्राइंगल में, तो मेरे पास ये वाली साइड √2 है, ये 2 है, तो रेशियो निकालूंगा तो ये √2 बचेगा जिसे मैं 1:√2 लिख सकता हूँ। इस साइड का 1 रेशियो आएगा तो ये वाली साइड मेरे पास √2 हो जाएगी। अच्छा ये पूरी साइड कितनी है मेरे पास, क्या ये वाली साइड मेरे पास √2a ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला डायगोनल जो आएगा ये भी 2√2 आएगा। और यहाँ से लेके ओ से लेके OB की लेंथ, ये वाली लेंथ तो इसके बराबर होगी ना, तो मेरे पास ये वाली दूरी कितनी है पूरी, √2a है। तो क्या मैं यहाँ पे 1 रेशियो की वैल्यू बता सकता हूँ, ठीक है, 1 + √2 रेशियो √2a है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय पूरा रेशियो है 1 + √2 और इनटू में √2a। ये मेरी किसकी लेंथ आ गई, ये मेरी अपनी OF की लेंथ आ गई। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, बड़े वाला पूरा का पूरा। आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरा 2√2 है, ये वाली साइड, ये एंगल बाइसेक्टर है ये वाली लाइन,
और ये 2a है, तो ये वाली साइड अपने पास रेशियो अगर मैं निकालूंगा इन दोनों साइड्स का, 2√2 रेशियो 2√2a रेशियो 2a, तो अगेन मेरे पास ये √2 रेशियो 1 रेशियो आएगा। √2 + 1 रेशियो 2a को रिप्रेजेंट करेगा। मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? √2 रेशियो की। तो ये वाली वैल्यू होगी, सी जी का मान आएगा मेरे पास √2 रेशियो डिवाइडेड बाय √2 + 1 रेशियो इंटू में मेरे पास पूरी साइड है ये 2। सोल्व करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, √2 से √2 कट जाएगा, 1 + √2 से 1 + √2 कटेगा। ठीक है, मेरे पास बचेगा 1:2। तो इस क्वेश्चन का आ गया मेरे पास 1:2। बाकी अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, सीजीएल टियर 1 के लिए तो नहीं, अगर सीजीएल टियर 2 के लिए आपको लगे कि आपने स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी तैयारी नहीं करी है, आपको हेल्प की नीड है, मे बी इस साल के सीजीएल टियर 2 के लिए अगले साल सीजीएल 2022 को टारगेट करके चल रहे हैं आप, ठीक है, या फिर आप CHSL एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, MTS एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, या सिलेक्शन बोर्ड जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन जैसे कि उनके लिए आप कंप्लीट मैथ्स का कोर्स दे सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सवाल आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन भी वहाँ पे आप धीरे धीरे ऐड होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि बेसिक कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फाउंडेशन कोर्स टिल सीजीएल टियर 2। उसके बाद आप इस तरह से देखेंगे कोर्स में सारे चैप्टर्स एक एक करके सारे दिख जाएंगे आपको वहाँ पे, और हर एक वीडियो को आप अलग अलग वीडियो क्वालिटी पे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे फिल्टर का ऑप्शन होता है, वो फिल्टर के ऑप्शन आपको मिलेंगे हर क्लास के, जो मैं जैसे यहाँ पे पढ़ा रहा था, तो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चंस की विद सॉल्यूशन आपको ऐसे ही PDF मिलती है। साथ ही साथ खाली क्वेश्चंस की PDF अलग से मिल जाती है, जो भी चैप्टर में पढ़ाया जाता है हर एक क्वेश्चन की, जिससे कि जब आप नोट्स बनाओ तो आपको क्वेश्चन ना लिखना पड़े, डायरेक्टली कॉपी के अंदर आप नोट्स लिख दें। साथ ही साथ क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जो भी क्लास कराई जाती है उसके, जिससे कि अगर आपके पास एग्जाम पास नहीं है, 15 दिन 20 दिन बाद एग्जाम में कुछ टॉपिक्स आपके रह गए वो करें, तो उसके नोट्स अलग से ना बनाने पड़े, आप प्रिंट करके फिलहाल टेम्प्रेरी बेसिस पे काम अपना चला लें। बाकी रिकमेंडेड यही होता है कि आप पूरे के पूरे नोट्स बनाएं। ठीक है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है यहाँ पे सिर्फ 1199 में। मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC के जो एग्जाम है वो तो खास तौर पर, बाकी आगे जाके इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी ऐड होंगी जो कि जो चैप्टर SSC में नहीं पूछे जाते, जिससे कि आप अगर कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पैरेलली तैयारी कर रहे हैं, जैसे RRB NTPC का मैथ्स देना, उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन करना है, तो वो हम अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद बैंक एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वो सारी चीज़ें भी आने वाले टाइम में करवाई जाएंगी। ठीक है, और प्राइस नहीं चेंज होंगे। एक अगर आपको लेटेस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज PDF चाहिए, GK की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, तो वो प्रोवाइड हम करा देते हैं। ठीक है, उसके लिए 199 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जिन्होंने मैथ्स का कोर्स लिया उन्हें कुछ नहीं पे करना, उनके लिए PDF वाली सारी PDFs जो सब्जेक्ट वाइज PDFs हैं अदर एग्जाम्स की, वो भी कंप्लीटली फ्री रहती हैं। तो वो आपको 1199 आपने एक बार पे करा, तो मैथ सेक्शन के लिए जो भी काम एप्लीकेशन पे मेरे द्वारा हो रहा है, जो भी PDF में बना रहा हूँ, वो सारे का सारा आपको फ्रीली मिलेगा। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।